हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी ट्यूटर प्रगति क्लासेस है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड जो फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट है, वो जो बोर्ड एग्जाम है उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले। इससे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट देख चुके हैं, इसमें पार्ट सेकंड है, इसमें 4 अंक वाले प्रश्न देखने वाले, उसमें 2 अंक वाले प्रश्न देखे थे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे से, क्योंकि प्रश्न नंबर पहला कुछ अच्छा नहीं था। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे अवतल दर्पण ध्रुव और फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो देखिए यहाँ लिखा है, ये थ्योरी आप अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, थ्योरी वो क्वेश्चन है देख लीजिए। और ये इसका चित्र है, मतलब फिगर है, कैसे ये अवतल दर्पण है, इसमें ये यहाँ वस्तु रखी है। तो ये जो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, ये वस्तु रखी है, ये फोकस और ध्रुव के बीच रखी है। तो इससे एक प्रकाश किरण वक्र त्रिज्या से जाएगी, वक्र त्रिज्या से जो प्रतिबिंब प्रकाश किरण जाएगी परावर्तन के बजाय अपने मार्ग पे वापस लौट जाएगी उसी मार्ग से। और एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये दोनों कहीं कट नहीं कर रही, इसलिए इसको कट करना चाहिए ना। जब प्रतिबिंब बनेगा तो कट कट करेगा तभी ना प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ा के ले जाएंगे तो ये बी पे कट गएगा, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो चुका है, आप ये थ्योरी पढ़ लीजिए। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कहता है। तीसरा, ये देखिए चित्र दिया है, इसमें दर्शाया गया है कि माध्यम ए के माध्यम ए और माध्यम बी में प्रवेश करती हैं, मतलब एक प्रकाश किरण माध्यम ए और माध्यम बी प्रवेश करती है। तो बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है, और तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक हमें पता करना है। तो आइए माध्यम ए और माध्यम बी के सापेक्ष अपवर्तनांक याद करते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण निकाल लेते हैं, माइनस करके 90 में से जितना आएगा, और इसमें आर बड़ा है आई से। आइए, ये फार्मूला होता है माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई कितना पता चला, साइन आर कितना पता, वैल्यू रख के साइन 30 और इसको इतना ला देंगे, मतलब कि साइन 30 की वैल्यू कितनी, साइन 45 की वैल्यू इतना होता है। जब इतना आएगा तो फिर ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। अंडर रूट 2 होगा, इसको जब अंडर रूट 2 से इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 अंडर रूट 2 होगा, ये कट जाएगा, इसलिए 1/√2 आ जाएगा इस तरह। आइए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग से। तो इसमें 3 स्थिति दी हुई है, और तीनों स्थिति में कौन सा दर्पण यूज़ हुआ है हमें बताना है। किसी कार का अग्रदीप मतलब हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज़ हुआ है। मतलब कि किसी वाहन होता है उसमें जो पीछे वस्तु को देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा लगा होता है, वो सौर भट्टी में कौन सा दर्पण यूज़ होता है। तो पहला ए, किसी कार के हेडलाइट में होता है दर्पण, ये थ्योरी है, आप लोग इस पढ़ लीजिए, कुछ नहीं है, मतलब इसको बस रट के जाना है। ये देखिए थ्योरी इतने बड़ा तीनों को दिया है, ए है, बी है और सी, ये थ्योरी। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज़ होता है, और ये क्यों यूज़ होता है इसका ये इतने थ्योरी है यहाँ तक। और देखिए किसी वाहन के पास मतलब पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज़ होता है उसका, और इसमें उत्तल दर्पण यूज़ होता है, उसकी थ्योरी दी है क्यों। तो और तीसरा, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और क्यों किया जाता है ये भी दिया है थ्योरी। तो आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी बात कर ले। ये थ्योरी बहुत ही कम पूछा जाएगा, इसमें सिर्फ बी वाला पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो इसमें सिर्फ ये बी वाला पूछेगा कि पार्श्व पृष्ठ को देखने के लिए। और ये प्रश्न 5वां, प्रतिबिंब से क्या तात्पर्य है, आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब क्या किसे कहते हैं। प्रतिबिंब, इसमें देखिए थ्योरी दिया है, ये इसका जितना भी इस सब बुकों में थ्योरी दिया रहता है वो ज़्यादा बढ़ा के आप इसे ईजी बना सकते हैं कि आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। प्रतिबिंब, जब मैं जो बोल रहा हूँ सुनिएगा, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं और दर्पण में जो आकृति बनती है उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं है। तो और ये जो इसमें दिया है थ्योरी, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये सही लगा कि ये सही लगा कमेंट बताइएगा। चलिए ये पढ़ लीजिएगा आप। दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं अथवा जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। आइए इसका मतलब ये देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। यदि ये देखिए आप इस तरह भी देख सकते हैं, और एक तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये पहले ये देखिए थ्योरी है, वास्तविक प्रतिबिंब यदि परावर्तन के पश्चात किसी वास्तव में किसी बिंदु पर अपसरित होती है इससे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किस में होता है, अवतल दर्पण में।
ये जो अवतल दर्पण है इसमें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। जैसे कि यहाँ वस्तु प्रकाश किरण इधर आएगी, यहाँ से परावर्तन के पश्चात इस यहाँ से जाएंगी, और दूसरा आएगा दूसरी कंडीशन यहाँ से वक्ता त्रिज्या से या फिर कहीं से भी ले जाए। दूसरा एक कंडीशन होता है कि जब इससे यहाँ से प्रकाश किरणें आएगी, यहाँ से कट करेंगी तो यहाँ बिंदु है, यहाँ दोनों कट करेंगे तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वस्तु छोटा रहेगा और वास्तविक रहेगा ना, तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या फिर जिस बिंदु पर कट करती हैं वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये अवतल दर्पण में होता है हमेशा ये, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यदि परावर्तन के पश्चात इस किरणें अपसारित हो तो वे किसी बिंदु पर वास्तव में अपसरित नहीं होती। मतलब कि ये सब जैसे कि इसकी थ्योरी जो दी है ना बहुत ही डिफ़िकल्ट बना दिया है। और अब ये जो अवतल वाला पता चल गया, उसमें अब हमेशा वास्तविक बनता है, आभासी किसे उत्तल में बनता है। यहाँ से प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यह परावर्तन इधर चली जाएंगी, एक इधर से नीचे से आएगी, एक इधर चली जाएगी। तो अब जब इसको पीछे बढ़ाएंगे ना, पीछे बढ़ाएंगे जिस बिंदु पर कट करेगी वहाँ ये प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मुख्य अक्ष के समांतर आने प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो या जिस बिंदु पे एक दूसरे को कट करें वहाँ जो प्रतिबिंब बनता है वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। आइए तीसरा क्वेश्चन मतलब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन में क्या कहता है, लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है और द्वितीय फोकस क्या होता है। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस के दोनों में दो दो फोकस होते हैं। एक प्रथम फोकस होता है और द्वितीय फोकस होता है। आप इसकी थ्योरी को पढ़ लीजिए और एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी थ्योरी ये है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। आइए मैं अपनी कंडीशन बता, पहले अवतल लेंस का मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। और नहीं, उत्तल लेंस का पहले बात कर लेता हूँ। ये देखिए उत्तल लेंस बना दिया, एक ये कंडीशन हुई और एक दूसरी कंडीशन होगी, दो फोकस बनेंगे ना, एक ये। तो एक पहले यहाँ उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए दोबारा सुनिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और मुख्य अक्ष के वह बिंदु जिस बिंदु से प्रकाश किरणें जाती हैं वह बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ये प्रथम फोकस इसका रहेगा, ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है। ये मैं बताया और इसकी थ्योरी पढ़ने चलेंगे ना तो आपकी ये पूरा झमेला बता देगा, वो ईजी था। अब उत्तल लेंस की बात हो चुकी है, अब अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस में दो कंडीशन है, ठीक है। अवतल लेंस भी दो कंडीशन है। इसमें क्या ऐसा आएगा, दोनों कंडीशन देख लेते हैं। इसमें भी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसपे प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। जैसे कि यहाँ आती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन ये आती हुई प्रतीत हो रही है लेकिन परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जा रही है। इसी तरह इधर भी होगा, ये आती हुई प्रतीत होंगी और मुख्य अक्ष समांतर हो जाएंगी। ये पीछे आए, यहाँ इसका प्रथम फोकस बनेगा। और देखिए उसमें क्या उत्तल लेंस में क्या होता है, ठीक है। आइए थोड़ा इस कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर देखते हैं। ये इधर इसका, अरे सॉरी कुछ ज़्यादा ही मोटा कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ इसका, अरे सॉरी यार साइज छोटा कर लेते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, बुड़बक हूँ। यहाँ प्रथम फोकस इसका बन रहा है और उत्तल लेंस में इधर इसका उसका प्रथम फोकस बन रहा था, इस दोनों का अलग हो गया। अब इसका ये जो सेकंड कंडीशन होगा, तो पहला कंडीशन ये था, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसपे प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वह अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो
वो बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। यहाँ से ये जो पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ से जाते हुए प्रतीत होंगी ना, इसे भी पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ से जाते हुए प्रतीत होंगी, ये इसका द्वितीय फोकस कहलाएगा। आप लोग आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, एक बार बुक में देखिएगा इसी तरह दिया होगा। इसका जो ये थ्योरी है ना, ये थ्योरी नहीं दी होगी, ये थ्योरी ज़्यादा ही कुछ बढ़ा चढ़ा दिया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन स्नेल का अपवर्तनांक का संबंधित नियम है। तो ये दो तरीक़ों से पूछा जा सकता है, ये दोनों क्वेश्चन है। ये थ्योरी है एक तरीके से, आप इस थ्योरी को रट लीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये 70% है कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे कि जो इसमें माध्यम होता है दो, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जब ज्ञात करेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर होता है। जब इसको कट करेंगे ना तो ये एक नियतांक होता है हमेशा। तो आई होप समझ चुके होंगे, ये थ्योरी है, रट लीजिए, आगे बुक में भी दिया होगा, जब जो पढ़े होंगे उसमें भी। ये तो बस रिकैप हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखा जाएगा। तो आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? केवल किरण आरेख बनाइए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो और वस्तु प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बने। इसमें दो कंडीशन दिया है, दोनों कंडीशन में देखना है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो और प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बने, मतलब कि वस्तु मुख्य फोकस हो एक बार और प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे हो। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। आइए, हमें दो कंडीशन दिया था, पहला जो वस्तु मुख्य फोकस पे हो और दूसरा जब वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बने हो। तो इसमें दो कंडीशन है, दोनों अवतल लेंस में होता है। जब ये देखिए, इसमें दोनों में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, जब वस्तु मुख्य फोकस पे रखी होगी ना तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और जब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा तो वस्तु अनंत पे रखी होगी। जब वस्तु यहाँ रखी होगी तो इसका अनंत पे बनेगा पहले कंडीशन में, और जब दूसरे कंडीशन में जाएंगे तो वस्तु अनंत पे रखी होगी, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। दोनों क्वेश्चन अलग है, मतलब कि दोनों का एक ही जैसा है, और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट ही है। देखिए, हम वस्तु का जब फोकस पे रखी होगी तो इसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा। कैसे कि एक प्रकाश किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और एक वक्ता त्रिज्या से आती है जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इसलिए दोनों आगे चलती जाएंगी, अनंत पे जाके मिल जाएंगी। और ये जो इसका सेकंड कंडीशन में होगा तो वस्तु जब प्रतिबिंब फोकस बनेगा तो वस्तु अनंत पे रखी होगी, जो प्रकाश किरणें चलेंगी वहाँ से आएंगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, दूसरी नीचे से आएगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दोनों एक जगह कट करेगी, वह मुख्य फोकस होता है। तो आई होप आंसर समझ चुके होंगे। आइए चलिए 9वें पे देखते हैं। ये थ्योरी है, इसका इम्पोर्टेंट सी नहीं है, ये मेरे हिसाब से 5% बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया, उससे भी कम 1% मैं देता हूँ इसको, क्योंकि ये पूछा नहीं गया है कभी। तो आइए आगे चलती है। आप लोग इसका मतलब कि आपको लोगों को पढ़ना होगा, थ्योरी पढ़ लीजिए। फिगर नीचे दिया है वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको, थ्योरी आप पढ़ लीजिए, फिगर देखिए दिया है, ठीक। आइए, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी 30% है कि बोर्ड में पूछा जाएगा, मतलब पूछा भी गया है, इसको तब 50% लीजिए। अगर पूछा गया है जो क्वेश्चन उसको 50% लीजिए। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। अस्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य रंगों से सबसे अधिक होता है। ये तरंगदैर्घ्य वो होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, किसका अपवर्तनांक कम होता है, प्रकीर्णन किस रंग का ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन किस रंग का कम होता है, ये सब थ्योरी है। बैगनी प्रकाश चारों ओर फैल जाता है जिसका मिश्र रंग नीला होता है, अतः आकाश हमें नीला रंग दिखाई देता है। इसका जो प्रकीर्णन होता है वो प्रकीर्णन होते होते जो हमारे आँख तक पहुँचता है वो टकराते इधर विक्षेपित इधर इसे होते हुए हमारे आँख जो पड़ता है वो बहुत कम होके उसका आता है। ये प्रकाश के चारों ओर फैल जाता है, फैलने की वजह से जो हमारे आँख में पड़ता है जो रंग होता है उसकी वजह से दिखता है। कभी आप लोग आकाश को लाल भी देखे होंगे, कभी लाल ज़्यादा लाल देखे होंगे, गुलाबी टाइप देखे होंगे। ऐसा होता है हमारे जो आँखों तक जो रोशनी पहुँचती है उसकी वजह से। ये हीरा क्यों चमकदार होता है ये भी देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही एरर है कि बहुत पूछा जाएगा। ये थ्योरी आप लोग इस थ्योरी को पढ़ लीजिए, ठीक है।
ये आपके बुक में या फिर कहीं दी होगा, वो थ्योरी पढ़ लीजिए। और इस तरफ दिखा दे रहा हूँ आपको, यूट्यूब फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप वीडियो को पॉज करके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो फैसिलिटी का जो फैसिलिटी देती है उसको अनुभव मतलब कि उसका फ़ायदा उठाइए कहा जाता है। रोक के पढ़ लीजिए थ्योरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल अगला ये इंपॉर्टेंट मैं करा दूँ। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी को कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, मतलब कि जो अवतल लेंस है वो 15 इसकी फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, और बिंब लेंस से जो बिंब है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो उत्तल वो लेंस से कितनी दूर, मतलब वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखी है कि किरण आलेख खींचिए। और इसी का दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें किरण आलेख खींचना है और इसमें जिसका करना होगा ये किरण आलेख जब का है ना, तो आप किरण आलेख खींचिए। और आइए एक और, किसी उत्तल लेंस, ये इसका दूसरा मतलब 8वां करके मतलब दिया है, तो मतलब ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। फोकस जो उत्तल लेंस में फोकस होता है वो माइनस में होता है, और प्रतिबिंब जो बनता है वो भी माइनस बनता है, क्योंकि वास्तविक बनता है ना, और दूरी भी माइनस में होगी। तो आइए इसका आंसर माइनस में आना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखिए, ये इसका फिगर दिया है, ठीक है। पहले फिगर नहीं देखते हैं, पहले इसके आंसर देखते हैं, आंसर क्या दिया है, फिर उसके बाद देखते हैं फिगर, मतलब जो इसका न्यूमेरिकल में करते हैं फिर आंसर इसका देखते हैं, ठीक है। ये देखिए ये फार्मूला है इसका, इस फार्मूले पे हम लोग करते हैं। ये फार्मूला है, ठीक है। दर्पण का लेंस का रहता है तो मतलब लेंस का है, दर्पण का रहता है तो प्लस हो जाता है यहाँ। ये लेंस का है तो इसलिए यहाँ माइनस बीच में, तो वैल्यू पुट कर देंगे। वी की वैल्यू दी है माइनस में, और ये जो 15 है, सॉरी उसमें मैं पीछे क्वेश्चन जो पढ़ाऊँगा उसमें दर्पण बोलूँगा, सॉरी ये लेंस है। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। जब इसमें ये है, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, इसको इधर उठा के इधर करेंगे तो इसका प्लस हो जाएगा। ये जो ये माइनस का है इधर आएगा, साइन प्लस में हो जाएगा। ये जो माइनस है ये माइनस में रहेगा, और प्लस माइनस आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है। तो जब इसका एलसीएम लेके करेंगे तो 30 एलसीएम आएगा। जब इन दोनों को इल्टू करके, ये आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है, और फिर इसको जब निकालेंगे तो 3 2 1 आ जाएगा, 1/-30 आएगा। अब जब इन दोनों को 1/u इज इक्वल टू 1/-30, अब जब इसको u करेंगे तो इज इक्वल टू -30 आ जाएगा, आ गया। अब फिर आवर्धन पता करना है, तो आवर्धन का फार्मूला v/u होता है, m इज इक्वल टू v/u। अब v की वैल्यू इस तरह है, अब इसको रख के ये माइनस कर गया, ये 1/3 आया। तो आइए किरण आलेख भी देख लेते हैं, इसका किरण आलेख क्या कहता है हमसे। ये इसका चित्र है, ये अवतल लेंस है। अब जब अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, मतलब कि फोकस, इसका फोकस दिया हुआ है 15 और इसका प्रतिबिंब बन रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पे। 15 सेंटीमीटर फोकस है, और तो इसका प्रतिबिंब कहाँ रखा है कि इस वस्तु कहाँ रखा है कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर बन रहा है। तो आंसर हम लोग का क्या था, u 30, तो फोकस 15 दिया है, तो फोकस दुगना दूरी हो जाएगा 30, मतलब कि आंसर जब लाए थे उसका, ये जो आंसर लाए थे ये 30 आया था। 30 क्या 15, जो फोकस दूरी दी है 15, तो 15 की दुगनी दूरी है ना, तो 2f2 हो जाएगा, मतलब फोकस की दुगनी दूरी हो जाएगी। वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र, ये वक्ता केंद्र क्या होता है, फोकस की दोगुने दूरी को वक्ता केंद्र कहते हैं ना। तो आइए जब यहाँ वस्तु रखेगी तो जब इसका खींचेंगे ये यहाँ से जाएगा, इसका परावर्तन के पश्चात ये यहाँ से निकल जाएगी। तो जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और फिर एक किरण आलेख को वक्ता की मतलब प्रकाशीय केंद्र से लेके जाते हैं। जब प्रकाशीय केंद्र से लेके जाएंगे तो वो सीधी निकल जाएगी। तो और जहाँ भी एक कट करेंगे वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो ये था, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आइए 13वां क्वेश्चन चलते हैं। 13वां हम लोग से क्या कहते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब कितनी अधिक से अधिक दूरी बनाया जा सकता है। प्रतिबिंब हम लोग को पता करना है कि कहाँ बनेगा, इसमें उत्तल दर्पण है। अब फोकस इसका प्लस में होता है क्योंकि इधर बनता है, जो ये दर्पण है इसके इधर बनता है, इधर नहीं होता है। तो आइए
यू की वैल्यू हम कितनी अधिक से अधिक दूरी पर हम इन्फिनाइट मान लिए हैं, इन्फिनाइट के साइन होता है। और जब इसका फार्मूला देखिए, दर्पण का फार्मूला है ये प्लस, इसमें ये दे दिया है, आप नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस ये मेन फार्मूला होता है इसका। अब इसके वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद फिर इसको इधर ये जो इन्फिनाइट वाला है इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में होगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो v की वैल्यू 10 आएगी। इन्फिनाइट मतलब कुछ नहीं मान लेते हैं, 10 ही है, तो इसको आंसर आएगा 10। आइए अब इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। 14वां, केवल प्रतिबिंब देखकर कैसे विभेद कीजिए। मतलब कि हम लोग को प्रतिबिंब देख के पता करना है कि वो दर्पण अवतल है कि समतल है कि अवतल है, ये हम लोग को प्रतिबिंब देख के पता करना है। तो ये 3 कंडीशन दिया है, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण है समतल दर्पण में, समतल दर्पण है अवतल दर्पण में। ये तीनों थ्योरी टाइप है, ये थ्योरी इसकी दी है, आप चाहे तो इसको पढ़ लीजिए, मैं एक बार पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में सीधा परंतु अवतल दर्पण में उल्टा दिखाई देगा। किसी निकटतम वस्तु को प्रतिबिंब उत्तल दर्पण, जब मतलब ऐसा है इसमें कि उत्तल दर्पण में सीधा वस्तु प्रतिबिंब दिखता है, जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने खड़ा रहेगा ना तो वो सीधा दिखेगा, लेकिन जब अवतल दर्पण के सामने खड़ा रहेगा तो वो उल्टा दिखेगा। और दूसरा होता है कि जब वस्तु को उत्तल दर्पण के पास लेके जाएंगे तो वो छोटा बनता जाएगा, लेकिन जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को नज़दीक लेके जाएंगे तो वो बड़ा दिखाई देगा। और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा परंतु समतल दर्पण में वस्तु के समान आकार का बनता है। देखिए क्या था इसमें कि उत्तल दर्पण का वस्तु का जो उसमें प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, लेकिन जो समतल दर्पण होता है उसमें समान आकार का सब बनते हैं। और तीसरा क्या, समतल दर्पण अवतल दर्पण में, तो समतल दर्पण में दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब सीधा परंतु अवतल दर्पण में उल्टा दिखाई देगा। समतल दर्पण में निकटतम वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का परंतु अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देगा। ये देखिए इसमें समतल दर्पण में समान आकार का, अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देगा, और इसमें समतल दर्पण दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब सीधा परंतु अवतल दर्पण में उल्टा दिखाई देगा। ये तीनों कंडीशन थ्योरी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आपको पार्ट 3 चाहिए लॉन्ग आंसर के लिए तो मैं भी वो ट्राई करूँगा बनाने के लिए, वरना अब हम लोग इसके सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी ये क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, अब नया सेशन चालू होगा तो उसमें मैं अच्छे से बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, कोई चिंता नहीं, अच्छे से एकदम बढ़िया से। इसमें तो मैं जल्दीबाजी में हूँ, ठीक है। आइए, और मुझसे जो त्रुटि होगी क्षमा कीजिएगा।